नमस्कार, टीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंशिता। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अमलेंदु जी। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक एनडीए में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। एनडीए में उथल पुथल की स्थिति है, एनडीए संभाल नहीं पा रहा है। यहां पर महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं और बिहार में अभी चुनाव नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने एक बैठक बुला ली है और उसने बवाल मचा दिया है। समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी आलाकमान इस उथल पुथल को संभाले कैसे, चुनावी राज्य महाराष्ट्र को देखे या इस समय बिहार को देखे। तो सबसे पहले, क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं, 20 तारीख को वहां पर पहले चरण में, क्योंकि वहां एक ही चरण में वोटिंग होनी है, तो बहुत ही जल्द वोटिंग में होने वाली है और ऐसे में वहां पर अभी तक चीजें फाइनलाइज नहीं हो पा रही है। लेकिन इसी बीच देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी सीएम है, उनका एक बयान आ जाता है। बयान ने इशारा कर दिया है कि एनडीए हार रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया है कि अकेले बीजेपी नहीं जीत सकती। अब आप इसे ऐसे समझिए कि पहले तमाम सर्वे रिपोर्ट्स ये कह रहे थे कि बीजेपी की हालत खस्ता है, एनडीए की हालत बहुत खस्ता है महाराष्ट्र में। इसके बाद संघ का भी इस तरह की सर्वे रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि वहां पर बीजेपी की स्थिति खराब रहने वाली है, एनडीए की स्थिति खराब रहने वाली। और अब खुद देवेंद्र फडणवीस ने मान लिया है कि अकेले बीजेपी अपने दम पर नहीं जीत सकती। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कह दी कि बीजेपी सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरेगी। अब वो तो ठीक ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीदवार जब वो उतारेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति तो बनेगी कि सबसे बड़ी पार्टी वही बनेगी। लेकिन ये बड़ा बयान है यहां पर कि देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी अपने दम पर नहीं जीत सकती। और इसके बाद से दूसरे जो सहयोगी दल हैं वो और ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ गए हैं। तो इस पर ही हम यहाँ चर्चा करेंगे कि आखिर क्या स्थितियां बनी हुई हैं महाराष्ट्र में, और ये जो अचानक से बिहार की भी यहाँ जो बात हो रही है कि बिहार में भी एनडीए की जो बैठक बुलाई गई है और वो अध्यक्षता कर रहे हैं उसके नीतीश कुमार। तो आखिर इस बैठक के मायने क्या है, क्यों ये बैठक रखी गई है, क्यों अचानक से चुनावों के बीच में, जहां झारखंड और महाराष्ट्र में इस समय सभी व्यस्त हैं चुनाव में, एनडीए पूरा वहां पर लड़ रहा है, जेडीयू को भी सीट्स दी गई हैं अगर हम झारखंड की बात करें, तो इस बीच में बिहार में इस तरह की बैठक बुलाने की क्या वजह है, क्या मायने हैं, इस पर आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहां महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो क्या ये रीजन क्या है इस तरह से जो देवेंद्र फडणवीस का जो बयान आया है, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह हो सकती है और इसका असर क्या पड़ेगा? देखिए, एक तो इसका असर सीधा सीधा ये है कि ये समझ में आ गया है, और ये इतना ही नहीं कहा देवेंद्र फडणवीस ने कि बीजेपी अकेले सरकार नहीं बना सकती, ये भी कहा साथ में कि ज़मीनी हकीकत समझिए जी, ज़मीनी हकीकत जाननी चाहिए। यानी ज़मीनी हकीकत देवेंद्र फडणवीस खुद बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। कल एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में देवेंद्र फडणवीस ने ये बात कही और उसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया हुआ है ज़बरदस्त तरीके से। उनके सहयोगी जो हैं वो खुद ये बात कह रहे हैं कि हम तो पहले ही कह रहे हैं कि बीजेपी अकेले नहीं जीत सकती है, तो हमारी सीटें कम क्यों कर रही है बीजेपी। अब सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी ने जिस तरीके से अपनी सीटें घोषित कर दी हैं चुनाव लड़ने के लिए, और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की सीटें कम की गई हैं, उसके बाद एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों के गुट जो हैं वो एक तरीके से देखा जाए वो हावी हो रहे हैं बीजेपी पे, कि जब देवेंद्र फडणवीस खुद मान रहे हैं कि बीजेपी इस स्थिति में नहीं है तो बीजेपी ज़्यादा सीटों पर चुनाव क्यों लड़ रही है। देवेंद्र फडणवीस का ये कबूलनामा महाराष्ट्र की जो ज़मीनी हकीकत है उसकी तरफ साफ तौर पे इशारा करता है कि बीजेपी किसी भी तरीके से वहाँ सरकार तो बनाना चाहती है, लेकिन वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। यानी कि चुनाव के बाद भी कुछ परिस्थितियाँ अगर बन सकती हैं तो बीजेपी क्या क्या कर सकती है, इसकी तरफ इशारा देवेंद्र फडणवीस ने दे दिया है। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र चुनाव के शुरू होने से पहले ही ये मान चुकी है कि वो सरकार बनाने नहीं जा रही है, और इसका सीधा सीधा असर जो महायुति है, जो एनडीए है, उसके कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ना लाजमी है। और उधर जो इंडिया गठबंधन है यानी महाविकास अघाड़ी है, वो उसके बाद से और ज़्यादा उसमें ऊर्जा आ गई है, और पहले भी हालांकि उनमें ऊर्जा थी लोकसभा चुनाव के बाद से, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस की स्वीकारोक्ति के बाद इंडिया गठबंधन और ज़्यादा हमलावर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उसके बाद से ही जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सारा चुनाव लड़ने की बात की गई, जिस तरह से पूरी कमान उनके हाथ में सौंप दी गई, तो ये बात कहीं ना कहीं पहले ही साफ हो गई थी कि बीजेपी ये मान रही है कि इस बार उसकी स्थिति खराब है वहां पर, क्योंकि बीजेपी बिल्कुल पीछे खिसक गई, वहां पर कांग्रेस सबसे अच्छी सीट, तो यहाँ पर ये स्थिति है। लेकिन सहयोगी दलों की अगर हम बात करें तो सिर्फ अजीत पवार और शिंदे ही नहीं, रामदास आठवले भी कहीं ना कहीं आंख दिखा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें अब यहाँ पर बीजेपी बहुत ज्यादा घिरी हुई नजर आ रही है, बहुत ज्यादा फंसी हुई नजर आ रही है। तो रामदास आठवले ने क्या कुछ कहा है, पहले उसको सुन लेते हैं। आज आप देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है उनसे मिले, सीट को लेकर लगभग जो है महायुति में सीट शेयरिंग हो चुकी है, आपने पिछले दिनों भी मुलाकात की थी, क्या कुछ जो है बात हुई और क्या?
हाँ, तो आज मतलब मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से बात की है और उनको मैंने एक पत्र भी दे दिया है और रिपब्लिकन पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल रही है और रिपब्लिकन पार्टी ईमानदार कार्यकर्ताओं की एक पार्टी है। जो भी निर्णय हम लेते हैं तो हम बहुत बड़े दिल से निर्णय लेते हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है और दलितों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं इम्प्लीमेंट हो रही है। आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, सभी वर्गों के लिए काम हो रहा है और इसीलिए मतलब रिपब्लिकन पार्टी महायुति के साथ है, इंडिया के साथ है। तो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी हमने एक पत्र दिया है कि भाई चर्चा जो जगह के बंटवारे के बारे में हुई तो उनको एक बार भी हमको बुलाया नहीं और हमने तो मतलब 21 जगह की एक लिस्ट चंद्रकांत बावनकुले जी को दे दी थी। तो उसमें से मतलब कुछ 4-5 जगह आरपीआई को देने का निर्णय होना चाहिए था, लेकिन अभी 2-3 दिन बाकी है और मतलब अभी तक रिपब्लिकन पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल रही है। ये रिपब्लिकन पार्टी का बहुत बड़ा हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा धक्का है। महायुति के नेताओं ने आरपीआई को इतना निगलेक्ट करना ठीक नहीं है और इसी तरह आज देवेंद्र फडणवीस से बात हुई है, उन्होंने मान्य किया है कि भाई उन्होंने बीजेपी के कोटे की जो कालीना सीट है, ये कालीना सीट आरपीआई को देने का वादा किया है और उसके अनाउंसमेंट दिल्ली से हो जाएगा ऐसा उन्होंने बताया है। उसके साथ साथ एक एमएलसी आरपीआई को जरूर दी जाएगी और मैं मुख्यमंत्री जी से बात करता हूं और आरपीआई को एक एमएलसी जरूर हम देंगे, ये भी उन्होंने बताया है। आठवले का साफ साफ कहना है कि आरपीआई को निगलेक्ट किया जा रहा है एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, और इस बात से वो कहीं ना कहीं नाराज हैं। यानी अजीत पवार पहले से ही कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे थे। शिंदे की नाराजगी खुलकर तब सामने आई जब उन्होंने अमित शाह के बुलाने पर भी उस बैठक से दूरी बना ली, वो बैठक में नहीं पहुंचे और इसके बाद अब आरपीआई भी नाराज नजर आ रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कि एनडीए की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। बीजेपी जो बड़े भाई की भूमिका में रहना चाह रही थी, बीजेपी सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाह रही थी, लेकिन यहां पर अब पहले ही सहयोगी कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में अब जब देवेंद्र फडणवीस ने खुद ये मान लिया है कि बीजेपी अकेले अपने दम पर नहीं जीत सकती और जमीनी हकीकत है ये चीज, तो यहां पर अब कहीं ना कहीं जो सहयोगी दल हैं उनके दबाव और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही थी उनके इस बयान के बाद से, और ये चीज यहां पर आठवले के बयान में साफ साफ नजर आई। वहीं दूसरी तरफ हम, जैसे कि आपने कहा अमलेंदु जी, कि जो एमबीए की अगर बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा उत्साह है। जिस तरह से शरद पवार ने अजीत पवार के खिलाफ उनके ही भाई को चुनावी मैदान में उतार दिया और भतीजे को, माफी चाहूंगी, भतीजे को उतार दिया है, तो उससे बहुत ज्यादा उत्साह वहां पर देखा जा रहा है कि एमबीए पूरी तरह से अच्छे से चुनाव लड़ रही है और खुद शरद पवार पहुंचे हैं योगेंद्र पवार के लिए नामांकन भरवाने, जिसके बाद योगेंद्र पवार ने कहा है कि मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली मानता हूं कि पवार साहब मेरे नामांकन के लिए आए हैं, वे मुझे जो जिम्मेदारी देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। बेरोजगारी, महंगाई, अपराध आदि बड़े मुद्दे हैं, हम इन सभी मुद्दों पर काम करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। यानी यहां पर एमबीए की तरफ से सिर्फ और सिर्फ अभी भी अच्छे मुद्दों को, यानी बेरोजगारी का जो मुद्दा है, जो मतलब मुख्य मुद्दे हैं वहां पर जिन पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, बार बार एमबीए उन मुद्दों को उठा रहा है। लेकिन इसके उलट अगर एनडीए की बात करें तो वो सिर्फ अभी भी आरोप प्रत्यारोप में फंसे हुए हैं, अपने आपस में फंसे हुए हैं, ये जो खींचतान मची हुई है। लेकिन इसी बीच अजीत पवार का भी एक बयान आ गया है। क्या कुछ बोले अजीत पवार, पहले से सुन लेते हैं, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। हर एक को खड़ा रहने का अधिकार रहता है। हम जब भी मेरे खिलाफ जो भी कैंडिडेट आया वो कैंडिडेट स्ट्रांग है ऐसा समझ कर ही मेरे कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद, मेरे परिवार ने, सबने उसका प्रचार किया है। इस दफा भी बारामती कर बहुत अच्छे वोटों से मुझे जिताएंगे ऐसा मुझे भरोसा है। तो यहाँ पर अजीत पवार ये कह रहे हैं कि वो किसी भी उम्मीदवार को कभी हल्के में नहीं लेते हैं और अब जब योगेंद्र पवार हैं तो उनके लिए भी वो उतनी ही तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। तो यहाँ पर क्या लगता है अमलेंदु जी आपको, क्या होने वाला है इस सीट पर? ये अभी भी कह रहे हैं, दावा तो कर रहे हैं कि बारामती की जनता उन्हें ही चुनेगी, लेकिन एक बार फिर परिवार की राजनीति हो गई है,
अब इससे पहले जब आपने देखा था सुनेत्रा पवार को उतारा गया था, सुप्रिया सुले के अंगेज जब इन्होंने उतारा था, तब भी स्थितियां मतलब माना जा बहुत ज्यादा फंसी हुई सीट मानी। देखिए, ये तो सीट काफ़ी ज़्यादा फंसी हुई है और अजीत पवार खुद अपने घर में ही घिर गए हैं। यानी एक तो बीजेपी ने उनके साथ खेल कर दिया और दूसरा वो जो खेल अपने घर में कर रहे थे वो अपने खेल में खुद फंस गए हैं। यानी उनके सगे भतीजे युगेंद्र पवार को शरद पवार जी ने उतार दिया अजीत पवार के ठीक सामने, और युगेंद्र पवार ने लोकसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा काम शरद पवार के लिए किया और वहाँ एक युवा नेतृत्व जो है वो सामने दिख रहा है। और उनकी पत्नी जो है इनकी अजीत पवार की वो चुनाव हार ही चुकी हैं सुनेत्रा पवार सुप्रिया सुले से। तो उनको ये सबक लेना चाहिए था अजीत पवार को कि उन्हें बारामती सीट छोड़कर किसी और जगह जाना चाहिए था। हालांकि जो अजीत पवार के बेटे हैं पार्थ पवार, उनका कहना है कि बारामती में जो भी कुछ विकास हुआ है वो सब कुछ अजीत पवार ने किया है। तो सवाल ये नहीं कि विकास किसने किया है किसने क्या नहीं किया है, सवाल ये है कि जो परिवार की राजनीति है और परिवार की राजनीति में विश्वासघात के तौर पर जो देखा जा रहा है अजीत पवार को, वो किस तरीके से परिवार के लोग किसके साथ खड़े हुए हैं। तो अजीत पवार अपने परिवार के लोगों को भी अपने साथ नहीं रख सके और वो सब लोग शरद पवार के साथ खड़े हुए हैं। यानी कि परिवार के मुखिया अभी भी शरद पवार हैं और पार्टी भी एक तरीके से कहा जाए असली शरद पवार की ही है। दूसरी तरफ अजीत पवार ने स्वीकार किया है, भले ही ये कहा उन्होंने कि मैं सबको गंभीरता से लेता हूं, लेकिन ये स्वीकार कर लिया है अजीत पवार ने तरीके से कि युगेंद्र पवार उनके लिए गंभीर चुनौती है। इसलिए लगता है कि अजीत पवार वहां जबरदस्त तरीके से खुद फंस गए हैं बारामती में। इधर जो एनडीए में बवाल चल रहा है अंशिता जी, वो हमने सुनवाया जो रामदास आठवले कह रहे हैं, तो रामदास आठवले का कहना जो है वो कोई साधारण बात नहीं है। एक तो रामदास आठवले की जो आरपीआई है वो एक ताकत है महाराष्ट्र में, ऐसा नहीं है कि वो ताकत नहीं है, लेकिन उनको एक भी सीट ना दिया जाना और केवल सीट ही नहीं दी गई। उनकी शिकायत ये है कि आपने जब सीट बंटवारे के लिए बैठकें की, किसी भी बैठक में उनको बुलाया नहीं गया। यानी वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, आपके गठबंधन में शामिल भी हैं, और आपने 3 दलों के बीच में ही सीटों का बंटवारा कर लिया और आपने इनको आठवले को नहीं बुलाया, जबकि आपको वोटों की दरकार दलित वोटों की, आपको दलित वोट चाहिए, बिना उसके नहीं बन सकते। देवेंद्र फडणवीस का ये कहना है कि बीजेपी अकेले सरकार नहीं बना सकती है। जब आप ये मान रहे हैं कि आप अकेले सरकार नहीं बना सकते हैं, तो आप अपने एक सहयोगी को सीट क्यों नहीं देना चाह रहे हैं। इसी तरीके से वो जन प्रहार पार्टी जो है वो पहले अलग हो चुकी है, एक वो जो आरएसपी थी वो राष्ट्रीय समाज पार्टी वो अलग हो चुकी है। तो यानी 2 पार्टियां आपसे अलग हो चुकी हैं और तीसरे जो हैं आपके साथ जो थे उनको आपने हिस्सा नहीं दिया, आप सीट नहीं दे रहे हैं, तो वो भी नाराज़ हैं। तो समझ में आता है कि अच्छे तरीके से कुल मिलाकर जो है वो ये समझ में आता है। दूसरा जो लोकसभा चुनाव में बारामती विधानसभा सीट था, उसमें सुप्रिया सुले जो थी वो सुनेत्रा पवार से 48,000 वोटों से आगे नहीं थी। छोटा मोटा नहीं, यानी अजीत पवार के सामने संकट बहुत ज्यादा बड़ा है और अजीत पवार की हार बहुत तगड़ी हार हो सकती है, बड़ी हार हो सकती है। युगेंद्र पवार को भी सुन लेते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करें। जब उनका फॉर्म भरते थे तभी वो इधर बारामती में फॉर्म भरने के लिए आए हैं और मैं खुद का अच्छा नसीब समझता हूँ कि पवार साहब मेरा ही फॉर्म भरने के लिए आए हैं और जो कुछ जवाबदारी वो मुझे देंगे वो मैं पारदर्शक और अच्छी तरह से मैं करूंगा। आपके पास आपके सामने जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा है, क्या कहना चाहोगे, कैसे आप ये अभी लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं, पर सामने चैलेंज बड़ा है, उससे ज्यादा मेरे पीछे कौन है ये मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। और हमारे पीछे पवार साहब जैसे नेता खड़े हैं और सबसे ज्यादा अनुभव अगर ये देश में किसी के पास होगा राजनीति का, वो आदरणीय पवार साहब है और वो हमारे साथ खड़े हैं। क्या क्या इश्यूज होंगे यहाँ पे, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरेंगे? बेरोजगार। तो यहाँ पर योगेंद्र पवार को सुना, वो लगातार यही कह रहे हैं कि मुद्दे बेरोजगारी है, महंगाई है, इस सब पर लड़ेंगे। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही वो ये है कि ये देखना जरूरी है कि मेरे पीछे कौन खड़ा है। यानी शरद पवार के बारे में वो यहाँ बात कर रहे थे और इससे साफ है कि एक मैसेज भी जाएगा, जो लोग इस बात से नाराज हैं अजीत पवार से कि उन्होंने परिवार के साथ विश्वासघात किया है, शरद पवार के साथ विश्वासघात किया है, पार्टी के साथ विश्वासघात किया है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जनता में जाएगा और ये नाराजगी जो है और बढ़ जाएगी। जिस तरह से योगेंद्र पवार ने कहा
कि मेरे पीछे कौन खड़ा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, यानी शरद पवार के बारे में वो यहां बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसा कि अब एक तरह से अजीत पवार के लिए चुनौती ज्यादा बढ़ गई एक बार फिर। अभी सिर्फ उनकी जब बीवी फंसी थी एक सीट पर, तो इस हिसाब से यहां पर देखा जाएगा कि वो और भी ज्यादा बुरे फंसे हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, बिल्कुल अजीत पवार काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए नजर आ रहे हैं और अजीत पवार खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो गंभीरता से योगेंद्र पवार को ले रहे हैं। और योगेंद्र पवार एक नया चेहरा है, युवा हैं, और अजीत पवार के सामने उनका ही खून है एक तरीके से बिल्कुल। और ये अजीत पवार को यानी पूरा परिवार जो विश्वासघाती के तौर पर देख रहा है। अब जब परिवार ही इस तरीके से देख रहा है तो जनता किस तरीके से देखेगी? तो अजीत पवार के सामने संकट ये आ गया है। हालांकि बीच में खबरें इस तरीके की आ रही थी कि अजीत पवार जो है वो महायुति से अलग हो सकते हैं। हालांकि अभी भी जो है वो महायुति में सीटों का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ है, कोई घोषणा नहीं हुई है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। फाइनल अभी कुछ सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है महायुति में। तो अजीत पवार को लेकर भी बहुत सी शंकाएं जताई जा रही हैं, इधर एकनाथ शिंदे को लेकर भी शंकाएं जताई जा रही हैं। लेकिन बारामती में अजीत पवार जबरदस्त तरीके से फंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं और यानी शुरुआत जो है अजीत पवार की वही संकटग्रस्त दिखाई पड़ रही है। आज अजीत पवार भी नॉमिनेशन कर रहे हैं, योगेंद्र पवार भी अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं, दोनों अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं। योगेंद्र पवार का नॉमिनेशन कराने के लिए शरद पवार और सुप्रिया सुले दोनों जो हैं वो पहुंचे हैं। तो ये योगेंद्र पवार के लिए एक बड़ी ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। योगेंद्र पवार इस बात को कह भी रहे हैं कि उनके पीछे ताकत जो है वो पवार साहब हैं, यानी शरद पवार उनके पीछे ताकत हैं। तो अब वहाँ असली मुकाबला जो है वो चाचा भतीजों के बीच में है। वो दोनों चाचा भतीजे समझे जा सकते हैं, यानी शरद पवार और अजीत पवार के बीच में, और अजीत पवार और योगेंद्र पवार के बीच में। यानी दोनों दिलचस्प बात यही है कि चाचा भतीजे जो हैं वो आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि परिवार की एकजुटता भी वहां पर दिखाई जा रही है। अगर जिस तरह से सुप्रिया सुले पहुंची हैं, शरद पवार खुद पहुंचे हैं, तो ये बड़ी बात है। और यहाँ पर अजीत पवार है। खैर ये तो सीट बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली, क्योंकि परिवार का एक बार फिर मुकाबला, क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय वो सीट बहुत ज्यादा सभी की नजरें थी जब सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार एक आमने सामने थी। तो ऐसे ही, लेकिन यहाँ पर जो बवाल मचा हुआ है एनडीए में, उस बवाल ने कहीं एक तरह से देखा जा रहा था कि बीजेपी खुद को सबसे ऊपर रखने की लगातार कोशिश करी है। पहले उन्होंने शिंदे गुट को नाराज किया, 5 सीटों पर बिना पूछे उम्मीदवार उतार दिए, और वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार लगातार, जैसे कि हमने कहा, कि नाराज बताए जा रहे थे। और अब आरपीआई भी बहुत ज्यादा नाराज है, साफ साफ कह रही कि निगलेक्शन हुआ है उनका। तो इस तरह से एनडीए जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर कमजोर स्थिति में दिख रही है। और इसी बीच जब देवेंद्र फडणवीस ये कह देते हैं कि बीजेपी अपने बलबूते नहीं जीत सकती, अकेले नहीं जीत सकती, तो ये अपने आप में साफ साफ संकेत है कि बीजेपी ये मानकर चल रही कि उसकी स्थिति खराब है। और जिस तरह से पीएम मोदी ने, जिस तरह से अमित शाह ने खुद को पीछे से तो है, सपोर्ट है, लेकिन आगे फ्रेम में खुद को अलग रखा है। सबसे पहले आपको याद होगा कि देवेंद्र फडणवीस को ही पूरी कमान सौंपी गई थी, सीट शेयरिंग और सारी चीजें। लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस से ये कुछ नहीं संभला, उसके बाद अमित शाह की एंट्री हुई। और फिर अभी तक जो देखा जा रहा है, इतनी बुरी स्थिति है वहां पर कि अमित शाह से भी ये सब कुछ नहीं संभल पा रहा है। तो 3 दलों से मिलकर सरकार तो इन लोगों ने बना ली थी 2022 में, लेकिन अब वही 3 दल मिलकर जो सरकार इन्होंने बनाई, वो अब इनके गले की फांस बन गया है। किसी भी तरह से चीजें नहीं संभल रही है। और इसी बीच अब एनडीए के अंदर जो खींचतान चल रही है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले नवाब मलिक का बयान आया समीर वानखेड़े को लेकर, वो सुन लेते हैं। आपका भी कहा जा रहा है, आप भी कल मैं नामांकन दाखिल करूंगा शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से, मानपुर से, और कल नामांकन दाखिल करने के बाद दोनों जगह चुनाव प्रचार की शुरुआत हम करेंगे और दोनों सीटों पे हम जीतेंगे। शिवाजी नगर की बात करें तो क्या समस्या है, क्या इशू है वहाँ? देखिए, वहाँ पे जिस तरह से फिल्मी राजनीति होती है, फिल्मों में जो राजनीति दिखाई जाती है, उसी तरह की राजनीति वहाँ पे है। लोगों को डराना, धमकाना, उगाही करना, कोई खिलाफ जाए झूठे मुकदमे में फंसा के जेल डाल देना। और सबसे बड़ी समस्या वहाँ ड्रग की है। ड्रग का हब बन गया है शिवाजी नगर मानपुर, और लोगों ने मुझे इसीलिए वहाँ बुलाया है कि गुंडागर्दी और ड्रग का खात्मा आप करेंगे। लोगों को विश्वास है और मैं निश्चित रूप से ये दोनों मुद्दों पर लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इनके यहाँ भी हो रहा है, मैं साफ साफ बता देता हूँ कि वहीं के लोग आके यहाँ बेचते हैं। वहाँ पे जो लोग आके यहाँ बेचते थे, 9 लोग थे, 8 लोग तो जेल में है और एक व्यक्ति भाग गया है। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि थैली में लाकर यहाँ बेचने की कोशिश की जाए, उन्हें भी पकड़ा जाता है। जब पड़ोस में चीज़ें होती हैं तो पड़ोस की गंदगी यहाँ पे भी फैलने की, पैर पसारने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है शिवाजी नगर मानपुर की लड़ाई ये गुंडागर्दी और ड्रग के खिलाफ होगी। ड्रग को लेकर आपने हमेशा आवाज़ उठाई और पूरा जो मामला सिलसिला बना था ड्रग्स को लेकर, ये कहा जा रहा है कि जो समीर वानखेड़े हैं वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो नौकरी बचाने के लिए चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जेल तो उन्हें जाना ही है।
हाई कोर्ट से टेम्पररी प्रोटेक्शन है और हमें लगता है जो हमने चीज़ें कही थी वो एक एक बात सीबीआई के कंप्लेंट में आ गई है और हमने सच्चाई लोगों के सामने रखी थी और हमें लगता है आने वाले दिनों में मामला आगे जाएगा तो उस पर सारी चीज़ों पे मोहर लगेगी और जो मुझे लगता है वे जेल जाएंगे तो निश्चित रूप से जाएंगे। तो वो भी आप महायुति है। कौन युति और किससे लड़ रहे हैं सवाल नहीं, वो फर्जीवाड़ा है और फर्जीवाड़ा हमने लोगों के सामने खोला था। हाई कोर्ट में मामला है, सीबीआई ने सारे मामले पर मुकदमा दर्ज किया है तो मेरी बात सच थी, इस पे मोहर लग गई है। नौ तो इतने साल उनके बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया आ रही है, किस तरह से पूरा जो था आपका सिलसिला ये? देखिए मुझे बोलने पर प्रतिबंध लगा हुआ था लेकिन हाई कोर्ट से वो प्रतिबंध हट गया है। मैं अपने मुकदमे को छोड़ के बाकी चीज़ों पर बोलने का मुझे अधिकार है। जो शिवाजी नगर है वहाँ पे ड्रग्स को लेके काफ़ी आप उसी के मुद्दे पे लेके चुनाव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर साफ साफ नवाब मलिक ने एक बार फिर से एनडीए पर निशाना साध दिया है, उनके अंदर जो उथल पुथल मची हुई है उस पर निशाना साध दिया है और सबसे बड़ी बात ये कही है कि ड्रग्स और ये सारी चीजें हैं, इन पर लोगों का ध्यान है, जनता के जहन में ये सारे मुद्दे हैं, तो इसको देखते हुए ही जनता निर्णय लेगी। और यहाँ पर जो एनडीए में पेच फंसा हुआ है इस पर उन्होंने बात की। और क्या कुछ कहना, मतलब क्या मायने हैं नवाब मलिक ने जिस तरह से निशाना साधा है एनडीए में, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए एनडीए नवाब मलिक का बयान सीधे तौर पे ये दिखा रहा है कि एनडीए में जबरदस्त फूट दिखाई पड़ रही है। वो अपने ही सहयोगी जो है उसके एक प्रत्याशी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो मामला अदालत में विचाराधीन है, वो किस पार्टी से लड़ना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ तक उन्होंने कह दिया। यानी कि वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये एनडीए के अंदर जो विभाजन है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। इसी तरीके से इनकी पुत्री जो है सना मलिक, उनका टिकट देने को लेकर बीजेपी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। तो यानी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी, ये तीनों जो हैं वो एक मसले पर एकजुट नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तीन तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं। एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हुए हैं समीर वानखेड़े, उनके प्रत्याशी हैं। सना मलिक अजित पवार की एनसीपी से कैंडिडेट हैं। बीजेपी सना मलिक पर सवाल उठा रही है, नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये बहुत दिलचस्प चीज़ें देखने को मिल रही हैं वहाँ एनडीए में। इधर जो एनसीपी शरद पवार जो है उसके प्रमुख शरद पवार जो हैं उनका भी एक बयान आया है और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। और उन्होंने कहा है शरद पवार ने कि मैं नियमित रूप से महाराष्ट्र के सभी जिलों की समीक्षा कर रहा हूं। लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र के लोगों ने हमें बहुत बड़ा समर्थन दिया है। उन्होंने हमें 48 में से 31 सीटें दी, मैं उनका बहुत आभारी हूं। अब विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एमवीए महाराष्ट्र की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 288 सीटों में से लगभग 95% सीटों पर सर्वसम्मति से फैसला हो चुका है। शेष सीटों पर सवाल चल रहा है। हम महाराष्ट्र में सरकार बदलना चाहते हैं। महाराष्ट्र के लोगों के बहुत सारे मुद्दे हैं जो लंबित हैं क्योंकि वर्तमान में सत्ता में बैठे लोगों द्वारा उनका समाधान नहीं किया गया है। मैं महाराष्ट्र के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एमवीए लोगों के हित में सरकार लाएगी। जो महत्वपूर्ण बात शरद पवार कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 95% सीटों पर महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा हो चुका है। 5% सीटों पर बातचीत चल रही है, वो भी फैसला हो जाएगा। इसी तरीके की बात संजय राउत ने भी आज सुबह कही है, जो शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता हैं और राज्यसभा के सांसद हैं। उनका भी कहना यह है कि आखिरी समय तक गठबंधन में सीटों को लेकर चर्चा चलती रहती है और अभी भी चर्चा चलती रहेगी। जब हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन था तब भी आखिरी समय तक चलती रहती थी। आज हम महाविकास अघाड़ी के साथ हैं तो अंतिम समय तक चर्चा चलती रहेगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो यानी कि जो 5% सीटें हैं जिन पर चर्चा चल रही है उसको लेकर बहुत सारी बातें जो चल रही थी उस पर एक तरीके से विराम लगा दिया है शरद पवार और संजय राउत ने। तो सुनते हैं संजय राउत ने क्या कहा है। जी बिल्कुल। बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, आखिर तक 2-4 सीट पर ये चर्चा जारी रहती, चाहे सामने वाली महायुति हो या महाविकास अघाड़ी हो। जब बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था तो भी ये होता था, उसमें गलत क्या है? तो सर ये सवाल को लेकर सीएम का चेहरा नहीं दिया जा रहा। कौन सर आपने लोकसभा में कहा था कि राहुल गांधी का चेहरा नहीं है, 7-6 कम आ रहे हैं। यहाँ महाराष्ट्र में भी सेम कंडीशन है, कांग्रेस एक स्टैंड नहीं ले रही है जिसकी वजह से आप सीएम का चेहरा नहीं दे रहे हो। कांग्रेस ने स्टैंड नहीं होगा लेकिन हमने स्टैंड लिया है ना। किसी को कांग्रेस को अगर स्टैंड लेना है तो दिल्ली से उनको मान्यता चाहिए। अगर दिल्ली वाले मान्यता नहीं देंगे तो नहीं लेंगे महाराष्ट्र के पुढारी लीडर्स। लेकिन शिवसेना स्टैंड ले सकती है
कि हमारा चेहरा, महाराष्ट्र का चेहरा उद्धव ठाकरे जी है। ये हमने अगर कहा है तो कहा है। सीएम का चेहरा अगर नहीं मिला, मैं चेहरा की बात, इस राज्य का नेतृत्व उद्धव ठाकरे करेंगे ये मैंने बोला, तो उसमें मुख्यमंत्री कौन, ये कोई पूछने का सवाल। यानी आपको याद होगा अमलेंदु जी, शुरुआत से इस तरह के बातें चल रही थी, कयास लगाए जा रहे थे और खबरें चल रही थी कि एमबीए में सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है। और एक समय तो ये आया था, कहा था कि उद्धव अलग हो जाएंगे, एमबीए में फूट पड़ रही है, एमबीए टूटने वाली है। लेकिन यहाँ अब स्थिति पूरी तरह पलटी हुई नजर आ रही है। एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, एनडीए में हलचल मची हुई है और उधर एमबीए अपनी तैयारियों में लग गया है। जिस तरह से शरद पवार आज पहुंचे और योगेंद्र पवार का नामांकन भरवाया, उसमें सुप्रिया सुले भी नजर आई। दूसरी तरफ संजय राउत को भी अभी हमने सुना, उन्होंने भी कहा कि सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पर स्थितियां बिल्कुल पलटी हुई नजर आ रही हैं। एमबीए के अंदर एक उत्साह नजर आ रहा है, तैयारियों में जुटा हुआ है एमबीए। और इसके उलट एनडीए के एक तो बीजेपी को सब कुछ नेतृत्व जो कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपने अकेले दम पर नहीं जीत सकती। वहीं जो एनडीए के सहयोगी दल है, चाहे वो आरपीआई हो, चाहे वो अजीत पवार हो या फिर शिंदे हो, तीनों में ही आपस में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है और बीजेपी के साथ तीनों की अलग अलग तरह से नाराजगी यहां पर निकल कर आ रही है। किसी की नाराजगी इस बात को लेकर है कि हमसे बिना पूछे सीटों पर, हमारी ही सीट्स पर उम्मीदवार कैसे उतार दिए। कोई इस बात से नाराज है कि हमारी सुनी नहीं जा रही है, कोई कह रहा है कि हमें नेग्लेक्ट ही कर दिया गया। तो यहां अब वोटिंग में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 20 तारीख को वोटिंग होनी है और उससे पहले अभी तक एनडीए एक साथ नहीं आ पा रहा है, एक साथ चीजें वहां पर सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। तो इस तरह की चीजें हैं यहाँ पर। और अभी हम एमबीए की अगर बात करें तो वहां पर एक के बाद एक जो बयान आ रहे हैं नेताओं के या जो भी घटक दल हैं एमबीए के, तो उसमें से विजय वडेट्टीवार का भी अभी बयान आया है। क्या कुछ बोले हैं, सुन लेते हैं। जरूरत ही नहीं है दिल्ली से साजिश करने की, वो फ्रस्ट्रेशन में है, उनकी गलती उनको एहसास हुआ है। पार्टी छोड़ने के बाद उनको जिस तरह से मुकाबला करना पड़ता है, नांदेड़ जिले का नेतृत्व ही उनका सामना करने के लिए सक्षम है। किसी की जरूरत नहीं, वो पार्लियामेंट में बता दिया है। तो यहाँ पर अमलेंदु जी क्या लग रहा है आपको कि एनडीए में इतनी उथल पुथल है और एमबीए ये सब चीजें ठीक चल रही है, तो यहाँ पर जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि एमबीए में तो टूट जाएगी, एमबीए में फूट पड़ जाएगी, उद्धव अलग हो जाएंगे, यहाँ पर संजय राउत लगातार कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। नहीं, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उनका कि हमारा चेहरा उद्धव ठाकरे हैं। फिर उनसे कहा गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा, उनका मुख्यमंत्री का चेहरा, कि हमारा चेहरा शिवसेना का चेहरा उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे लड़ रही है उनके चेहरे के सवाल पर। यही सवाल अगर देवेंद्र फडणवीस से पूछ लिया जाए कि आपका चेहरा कौन, तो वो कहते हैं कि हमारा चेहरा खड़ा हुआ है, चुनाव के बाद तय कर लेंगे। और फिर ये भी कह दिया, ये बयान भी आ गया कि जिसके ज्यादा विधायक होंगे उसका होगा। यानी जब सबसे ज्यादा सीटों पर आप लड़ रहे हैं, तो अगर आपकी सरकार बनती है तो जाहिर बात है सबसे ज्यादा विधायक आपके होंगे। इसका मतलब एकनाथ शिंदे, अजीत पवार मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं है, ये साफ तौर पर हो गया। तो जब मुख्यमंत्री के दौर में देवेंद्र फडणवीस हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है और देवेंद्र फडणवीस ही ये स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो फिर ये तो मान लिया आपने कि आप सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है और आपका चेहरा जो है मुख्यमंत्री पद का वो कह रहा है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तो आपने तो चुनाव से पहले ही आपने हार मान ली, तो ये साफ तौर पर समझा सकता है। तो ये चीजें साफ समझ में आ रही हैं। और इधर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आ रहा है, अब विजय वडेट्टीवार ने जो अशोक चौहान जो पहले कांग्रेस में थे और फिर चले गए बीजेपी में, उनको लेकर प्रहार किया विजय वडेट्टीवार ने। विजय वडेट्टीवार वहाँ नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के नेता हैं और विदर्भ क्षेत्र से आते हैं और विदर्भ में उनकी बहुत मजबूत पकड़ है। और असली लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की वो विदर्भ क्षेत्र में होनी है, मतलब बीजेपी और कांग्रेस की जो होनी है असली लड़ाई वो विदर्भ में होनी है। तो विदर्भ में एक तरीके से कहा जाए वो कांग्रेस को लीड कर रहे हैं विजय वडेट्टीवार। तो उनका अशोक चौहान पर जबरदस्त हमला जो है ये हुआ है। तो अब ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से बैकफुट पर नजर आ रहा है एनडीए यानी महायुति यानी कि बीजेपी, और किस तरीके से हमलावर नजर आ रहा है महागठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी या इंडिया गठबंधन। जी, तो यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देवेंद्र फडणवीस ने कुछ ही दिनों में 2 बयान अलग अलग दिए। एक तरफ उन्होंने कहा कि हमारा उम्मीदवार यही है और फिर जिसके बाद जिसके सबसे ज्यादा विधायक होंगे वो उसका ही सीएम बनाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जिस बयान की अभी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसमें ये कहा है उन्होंने कि अकेले दम पर नहीं मतलब जीत सकती है बीजेपी, तो उसके साथ उन्होंने एक और बयान दिया कि लेकिन एक बात है, सबसे ज्यादा
बड़ी पार्टी बनकर हम ही निकल कर आएंगे। तो एक तरह से उन्होंने इशारा तो दे दिया कि हमारा ही सीएम बनने वाला है। दो बयान अगर आप इन्हें एक दूसरे से मिलाकर देखें तो साफ साफ इशारा यही है। अब इस बयान को सुनते ही शिंदे को सबसे बड़ा झटका लगा है और इस तरह से ये माना जा रहा है कि हो सकता है शिंदे इस बात पर नाराजगी, पहले ही जो वो नाराज हैं, उन्होंने बैठक से भी दूरी बनाई, उनके जो लगातार जो उनके नेता हैं, उनके समर्थक है, वो ये कह रहे हैं हम प्रचार तक नहीं करेंगे। तो अब ऐसे में ये बयान आ जाता है देवेंद्र फडणवीस का, तो इसके बाद से ये माना जा रहा है कि अजीत पवार तो पहले ही कहीं ना कहीं घर वापसी की राह तलाश रहे थे। बहुत सारे बयान इस तरह के उनके आए जब उन्होंने कहा कि परिवार में राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जनता मुझसे नाराज है, और अभी भी वो फंस गए हैं, परिवार में ही राजनीति एक बार फिर उन्हें हो रही है और वो सामने उनके भतीजे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत मुकाबला बहुत होने वाला है, जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। क्योंकि एक बयान उनका भी पहले ही कभी आ चुका है जब उन्होंने अपनी सीट में कहा था खड़े होकर कि अब युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए, मैं चाहता हूं कि युवा आगे निकल कर आए। तो अब जब अजीत पवार खुद खड़े होकर ये बात कहते हैं और ऐसे में उनके ही भतीजे आकर उस सीट से जो युवा हैं वो खड़े हो जाते हैं, उन्हें उतार दिया जाता है, तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं हो सकता है अजीत पवार को उठाना पड़ सकता है। तो अजीत पवार तो अपनी सीट पर फंस गए हैं और पहले भी वो जानते हैं कि एनडीए में रहते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनना तो नहीं हो सकता, वो नहीं बन सकते हैं। अब शिंदे ये मानकर चल रहे थे कि शायद उन्हें बनाया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने उन्हें भी साइड कर दिया। तो यहाँ पर स्थितियां एनडीए में बहुत ज्यादा फंसी हुई हैं, लेकिन एमपीए बहुत ही ज्यादा मजबूत और उत्साहित नजर आ रहा है। इसी बीच नाना पटोले का भी बयान आया है, पहले वो सुन लेते हैं, उस पर आगे हम चर्चा करें। तो आगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि नाना पटोले ने क्या कुछ कहा, इस पर भी बातचीत होती रहेगी। लेकिन इसी बीच यहाँ पर अभी फिलहाल जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि एनडीए ये मानकर चल रहा है कि यहाँ पर वो हार पहले ही मान लिया है और इसकी बात पहले से ही हो रही थी कि एनडीए कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, जिस तरह से मुद्दे हैं और एनडीए के बीच खलबली है, ये लगातार देखने को मिला। क्रेडिट वॉर इन लोगों के बीच शुरू हुई, पोस्टर वार आपको याद होगा किस तरह से जो मुख्यमंत्री महिला योजना थी, लाडली बहन योजना जो इन लोगों की लाई गई थी, उस पर बीजेपी अपना क्रेडिट ले रही है, शिंदे अपना क्रेडिट ले रहे थे, अजीत अपना क्रेडिट ले रहे थे। तो ये सारी चीजें बहुत पेचीदा रही हैं एनडीए में और इसी वजह से मुझे लगता है कि अभी तक जो सीट बंटवारा या उम्मीदवारों की घोषणा, इस सब पर अभी तक बहुत ज्यादा पेच फंसा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ज़्यादा पेच फंसा हुआ और पेच इतना ज़्यादा फंस गया है अंशिता जी कि अब देखिए, अब एक इन्होंने देवेंद्र फडणवीस ने जो कल घोषणा कर दी, एक तो ये कि बीजेपी सरकार नहीं बना सकती, ये तो घोषणा कर दी उन्होंने। दूसरा जो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी जो होगी मतलब हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर आएंगे। तो जब आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर आएंगे और जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका मुख्यमंत्री होगा, यानी आपने अपना दावा भी पेश कर दिया। तो भाई एकनाथ शिंदे फिर क्या करेंगे आपके साथ रहकर? अब जो संकट आएगा वो ये आएगा कि देखिए, एकनाथ शिंदे के जरिए बीजेपी उद्धव ठाकरे को नुकसान पहुंचाना चाहती थी मराठवाड़ा में, जो क्षेत्र समझा जाता है एक तरीके से इनका शिवसेना का, उद्धव ठाकरे का, मतलब उद्धव ठाकरे को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। लेकिन जब एकनाथ शिंदे वहां दावेदार ही नहीं है मुख्यमंत्री पद के, तो किस तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे? तो यानी एक तरीके से कहा जाए तो बीजेपी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम खुद किया है, देवेंद्र फडणवीस का चेहरा आगे रखकर। यानी एकनाथ शिंदे चेहरा नहीं है, ये साफ हो गया, और देवेंद्र फडणवीस चेहरा है बीजेपी का, और सरकार अगर बनेगी तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये एक तरीके से बीजेपी की तरफ से साफ हो गया है। तो ये बीजेपी में अंदर काफी ज्यादा दिक्कतें पैदा होना शुरू हो गई हैं महाराष्ट्र में। इधर जो उठापटक की खबरें चल रही हैं एनडीए में अंशिता जी, वो बिहार में भी चल रही हैं। और बिहार में जो है खबर ये है कि आज एक बैठक हुई है एनडीए की, और एनडीए के तमाम घटक दल जो हैं उसमें वो शामिल हुए हैं, और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार, गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी यात्रा से बहुत ज्यादा नाराज हैं, और उन्होंने बीजेपी को सख्त चेतावनी दी है कि अगर इनकी यात्रा नहीं रोकी गई और इन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का इसी तरीके से काम किया तो विधानसभा भंग कर दी जाएगी, हम एनडीए से अलग हो जाएंगे। ये सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि इस तरीके की शायद धमकी जो है कोई दी है नीतीश कुमार ने। इसके बाद ये बैठक बुलाई गई कि एनडीए में कुछ ठीक ठाक हो और चुनाव तक एनडीए ठीक ठाक रहे, एकजुट बना रहे। तो क्या क्या खबरें आती हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। संजय जायसवाल हैं जो बीजेपी के नेता, ये कुछ कह रहे हैं, इनको सुनते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, मीटिंग में हुआ क्या। हम सब एक साथ हैं। आज सभी विधायकों के, सांसदों की और अधिकारियों की बैठक है। सब आपस में मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन लेंगे। 2025 में जो चुनाव है उसको लेकर लक्ष्य, जाहिर बात है एनडीए की बैठक में चुनाव भी एक एजेंडा, लेकिन उससे बड़ा एजेंडा बिहार का विकास है। हेलो। तो यहाँ अभी जैसे कि हम नेंदू जी ने बताया कि बिहार में भी एनडीए में बवाल मचा हुआ है, और ये
गिरिराज सिंह की जो यात्रा पिछले दिनों निकली है केंद्रीय मंत्री की, उससे मचा हुआ। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब नीतीश कुमार और एलजेपीआर दोनों ने ही इस पर नाराजगी जताई थी कि यात्रा क्यों निकाली जा रही है, बाकायदा ये निशाना साधा गया था कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो वहां अध्यक्ष हैं उन्होंने ये भी कह दिया था कि ये उनकी निजी यात्रा है। बीजेपी के अध्यक्ष की तरफ से बयान आ गया था, जाहिर है ये बीजेपी आलाकमान की तरफ से आदेश दिया गया कि इस यात्रा को निजी यात्रा बताया जाए, और ऐसा हुआ ही। लेकिन अगर ये इतना ही निजी यात्रा थी तो क्या बीजेपी आलाकमान राजनीति को देखते हुए इसे रोक भी सकता था? इसको कहा जा सकता था कि आप इस तरह की यात्रा ना निकालें। तो इस पर भी सवाल खड़े हुए थे कि बीजेपी आलाकमान ने इस यात्रा को आखिर निकलने ही क्यों दिया, और फिर निकलने ही नहीं दिया। निकलने के दौरान जो बीजेपी सांसद उसमें शामिल हुए और बीजेपी सांसदों ने शामिल होकर जो बयान दिए समुदाय विशेष को निशाना बनाने के, तो इससे भी सवालों में खड़ी हुई ये यात्रा और बीजेपी की राजनीति कि कहीं ना कहीं वो एक तरफ तो कह रही है कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहती है, एक तरफ वो कह रही है कि वो नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहती, एलजेपीआर को नाराज नहीं करना चाहती, और दूसरी तरफ उन्हीं के नेता, उन्हीं के सांसद मंचों से जाकर समुदाय विशेष को निशाना बना रहे हैं। तो यहां पर एक चीज ये भी उठ रही थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी सहयोगियों के साथ तो है, लेकिन एक तरह से सहयोगियों को डाउन करके और सहयोगियों के विचारधारा से अलग हटकर अपनी राजनीति को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। एक जो हिंदुत्व का कार्ड जो बीजेपी खेलती है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले चुनाव के, क्योंकि आप देखिए महाराष्ट्र से भी यहां देखते हैं, महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले अमित शाह का एक बयान आया था कि हम अगले चुनावों तक आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो अब यहां पर जो स्थिति अभी महाराष्ट्र की देखें तो आत्मनिर्भर तो छोड़िए, सहयोगियों के साथ भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो आत्मनिर्भर बनाने वाली किस बिहाफ पर उन्होंने इस तरह का बयान दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें बिहार की हम यहां बात करें तो बिहार में जिस इलाके से ये यात्रा निकाली गई वहां पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जेडीयू का अच्छा खासा दबदबा है, लेकिन उस इलाके में जाकर, उस एरिया में जाकर ये यात्रा निकालना और हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश करना, ये हिंदुत्व के मुद्दे को उठाना, कहीं ना कहीं एक तरह से यही है कि सभी दलगत उससे उठकर हिंदू वाले मोड में आ जाए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रही थी। तो क्या इससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार नाराज इस वजह से भी हुए कि वो समझ रहे हैं बीजेपी की रणनीति को? देखिए, वो नीतीश कुमार समझ रहे हैं बीजेपी की रणनीति को। नीतीश कुमार की नाराजगी पहली बार नहीं आई है, इससे पहले भी आ चुकी है। वो कई बैठकों में नहीं आए, जैसे नीति आयोग की बैठक में नहीं आए, हरियाणा में मुख्यमंत्री का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ उससे गायब रहे। और जो ये चित्र आप देख रही हैं अंशिता जी, हमारे जो बराबर में दिखाई दे रहा है, आप देखिए नीतीश कुमार के बराबर में एक कुर्सी खाली पड़ी हुई है। अब ये कुर्सी खाली किसकी पड़ी है, ये बड़ा सवाल हो रहा है। और जैसे ये चित्र आया है उसके बाद तमाम जो है वो चर्चाएं शुरू हो गई है, खाली कुर्सी आखिर किसकी है। ये कुर्सी खाली जो है, ये किस्सा कुर्सी का जो है बिहार में, ये अब जोरों से मतलब इसका जोर शोर अब शुरू हो गया है, चर्चा हो रही है। खाली कुर्सी जो है, इस कुर्सी के किस्से जो है वो शुरू हो गए। लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी से अब काफ़ी ज़्यादा असहज महसूस करने लगे हैं, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और ये समझा जाता है कि नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह से ही एनडीए की बैठक बुलाई गई और उसमें एनडीए के तमाम दल जो हैं वो शामिल हुए और उसमें तमाम लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। तो अब नीतीश कुमार क्या करते हैं वहाँ ये देखना होगा। इधर जो बिहार में, महाराष्ट्र में चल रहा है, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है अमलेंदु जी कि चिराग पासवान नहीं पहुंचे हैं, जीतन राम मांझी इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं और पशुपति पारस को तो बुलाया ही नहीं गया है, जबकि एनडीए की बैठक हो रही है। ये तो अपने आप में ये भी बड़ी बात है कि किस वजह से ये हो क्या रहा है, वहां पर क्यों खलबली मची हुई है। क्या मतलब बैठक में चिराग पासवान का शामिल ना होना बहुत बड़ी बात। यहाँ पर बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है कि बैठक में जीतन राम मांझी भी नहीं पहुंचे हैं, चिराग पासवान भी नहीं पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर है कि एनडीए बिहार में भी बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है और नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो ये बैठक अचानक से बुलाई गई, यही एक बड़ा सवाल था कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, जिसकी बात से हम शुरुआत से हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि जहां एक तरफ झारखंड में चुनाव है जो बिल्कुल बिहार से लगा हुआ ही राज्य है, वहां पर इस वक्त सभी का ध्यान होना चाहिए क्योंकि वहां पर जेडीयू को भी सीट्स दी गई हैं, एलजेपीआर को भी खुश करने की कोशिश की गई, हालांकि सिर्फ एक ही सीट दी है, जिससे भी खबर ये है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान नाराज है और जीतन राम मांझी तो बहुत ही ज्यादा नाराज है क्योंकि उन्हें एक भी सीट दी नहीं गई है, जबकि वो 5 सीटों पर दावेदारी ठोक रहे हैं। तो ये बड़ी बात है यहाँ पर कि स्थितियां एनडीए बिहार में बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई हैं और इसी बीच गिरिराज सिंह जो ये यात्रा निकालकर और उन्होंने बवाल मचा दिया है। तो इस बीच ये खबर हो जाना, और खबर ये भी आ रही है कि सीएम आवास के सामने इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हंगामा हो रहा है और
और थोड़ी देर पहले ही सीएम आवास पर एनडीए की बैठक खत्म हुई, लेकिन अब जो खबर है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि सीएम आवास के बाहर हंगामा हो रहा है। तो यहां पर देखा जा सकता है कि बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति हो रखी है बिहार में। एनडीए में एक बार फिर पेच फंसा हुआ है। यहां पर समझ नहीं आ रहा है कि अगले ही पल क्या हो सकता है। इस बैठक की बहुत ज्यादा वजह हो सकती है, बहुत कुछ बड़ा होने की यहां पर आशंका जताई जा रही है। और ये अभी से नहीं है, पिछले कई दिनों से इस तरह की चर्चाएं लगातार चल रही थी कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। नीतीश कुमार ने धीरे धीरे जैसे बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी के कोटे के मंत्रियों से दूरी बनाना शुरू कर दिया, उससे भी ये खबरें जोर पकड़ रही थी कि नीतीश कुछ बड़ा करने वाले हैं। और उसी बीच जब नाया सिंह सैनी का शपथ ग्रहण हुआ, उसमें चंद्रबाबू नायडू पहुंचे, उसमें ललन सिंह पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे जबकि उन्हें न्योता दिया गया था। तो यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर क्यों नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई। और इस वक्त जो खबर आ रही है वो एनडीए की जो बैठक हुई उसमें चिराग पासवान नहीं पहुंचे, जीतन राम मांझी नहीं पहुंचे, और फिर सीएम आवास के बाहर ये हंगामे की जो खबर आ रही है ये अपने आप में बताती है कि बिहार एनडीए में कुछ भी इस वक्त ठीक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे अमलेंदु जी? जी बिल्कुल ठीक, कुछ भी ठीक नहीं है। और केवल इतना ही नहीं, चिराग पासवान नहीं पहुंचे, चिराग पासवान का जो विरोधी गुट है पशुपति पारस वाला, उसके साथ भी एनडीए में दिक्कत आ गई है। उनको जो कार्यालय आवंटित था वो उनका कार्यालय का आवंटन निरस्त कर दिया गया। अब वो कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार से कह रहे हैं कि हम जो है राज्य मान्यता प्राप्त पार्टी हैं और उसके जरिए हमको ये मिला हुआ था, तो कानूनी तौर पर हमको मिलना चाहिए। इस आवंटन जो रद्द हुआ है इस आदेश को आप रद्द कराइए। यानी बवाल जो है वहाँ एनडीए में बिहार में काफी ज्यादा शुरू हो गया है। तो महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक हम देख रहे हैं इस समय एनडीए में बवाल चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने अपनी हार एक तरीके से स्वीकार कर ली है, यानी एनडीए की महायुति की हार स्वीकार कर ली है। उनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। और इधर बिहार में जो मामला सुलझाने के लिए एनडीए की बैठक बुलाई गई, वो बैठक में मामला सुलझने की बजाय और उलझता हुआ नजर आ रहा है। और एनडीए के अंदर की फांकें जो हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। अंशिता जी बिल्कुल यहाँ पर देखा जा सकता है, बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि एनडीए में जो ये दिखाने की कोशिश लगातार करती रही बीजेपी कि सब कुछ ठीक है, कोई विवाद नहीं है, कोई बवाल नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो और कहीं दूसरे भी राज्यों की अगर बात करें कि अगर यहाँ शुरू हुआ है तो धीरे धीरे और भी, जैसे कि अगर बात कर लें हम कि राजस्थान बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं है। बहुत ज्यादा बार कई बार उनके मंत्री किरोड़ी लाल मीणा है जो उनका बयान आता ही रहता है। तो इस तरह से देखा जाए कि जैसे ही लोकसभा चुनाव जो हुए हैं और उसमें जो बीजेपी की स्थिति रही है कि कहां 400 पार के सपने देख रही थी और बहुमत भी नहीं हासिल कर पाई, तो जब यहाँ पर बैसाखियों के बलबूते जो बीजेपी ने सरकार बनाई है उसके बाद से ही बीजेपी धीरे धीरे बैकफुट पर आती रही है। और अब 6 महीने ही अभी हो पाई और 6 महीने के बाद से ही स्थितियां बहुत ज्यादा खराब होने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इंडिया गठबंधन ये मानकर चल रहा था, आपको याद होगा राहुल गांधी का एक बयान भी आया था कि अगर ये प्रधानमंत्री नहीं करवाएंगे जातिगत जनगणना तो कोई दूसरा प्रधानमंत्री आएगा वो करवाएगा। तो कहीं ना कहीं जो एनडीए सोचकर, और अशोक चव्हाण का भी बयान आया था कि बहुत सारी चीजें पिछले दिनों आती रही हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन में कुछ तैयारियां चल रही हैं? जी बिल्कुल, इंडिया गठबंधन तैयारी कर रहा है और साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि इंडिया गठबंधन की तैयारी। एक तो पहली बात यही है कि 95% सीटों पर उनका समझौता हो चुका, प्रत्याशी घोषित भी हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन के यानी महाविकास अघाड़ी के 95% सीटों पर कैंडिडेट्स घोषित हो चुके हैं अब तक। और महायुति में अभी जो है वो सीटों का बंटवारा अभी तक सामने नहीं आया है कि कौन कितने सीटों पर लड़ रहा है। और इधर देवेंद्र फडणवीस ने हार एक तरीके से स्वीकार कर ली है। जंग शुरू होने से पहले ही अगर आपका सेनापति हथियार डाल देता है तो उसका प्रभाव आपकी सेना पर पड़ता है युद्ध के मैदान में। तो ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि देवेंद्र फडणवीस का ये स्वीकार करना कि बीजेपी अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, ये बीजेपी की कमजोरी को वहाँ दर्शाता है। अगर आप आज भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो आपने उद्धव ठाकरे के साथ अपना समझौता क्यों तोड़ा था 5 साल पहले? अब सवाल ये उठना शुरू हो गए हैं। और आप अपने सहयोगियों के साथ भी अब बात नहीं कर पा रहे हैं। आप एकनाथ शिंदे को भी साथ नहीं रख पा रहे हैं, आप अजित पवार को नहीं रख पा रहे हैं, रामदास आठवले जो अलग अलग नाराज घूम रहे हैं और आपने उनको एक भी सीट नहीं दी। वो कह रहे हैं मुझसे तो बात ही नहीं की है आपने जब सीटों के बंटवारे की बात की। तो ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि एनडीए में बवाल मचा हुआ है। और देवेंद्र फडणवीस के कल के जो वक्तव्य है उसने एनडीए को में निराशा भर दी और अच्छा बवाल जो है वो एनडीए में शुरू हो गया है। मतलब एनडीए या बीजेपी पर जो आरोप लगते आए हैं कि वो अपनी मनमानी करती आई है और वो मनमानी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से जो सहयोगी दल है वो उन्होंने बता दिया है कि अब मनमानी और नहीं चल पाएगी बीजेपी की
और वही चीज अभी फिलहाल अगर महाराष्ट्र की बात करें, क्योंकि चुनावी राज्य है, सरगर्मियां तेज है, सभी की नजरें महाराष्ट्र चुनाव पर यहाँ पर टिकी हुई हैं। और इसमें अब इस तरह की खबर आ जाना और देवेंद्र फडणवीस का ये कह देना कि हम हार रहे हैं या अकेले बीजेपी अपने बलबूते नहीं जीत पाएगी, खैर इसकी आशंका पहले से ही लगने लगी थी जब पीएम मोदी ने खुद को चुनाव से पीछे कर लिया, सारी कमान देवेंद्र फडणवीस के हाथ में सौंप दी। महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों को डिले करवाया गया, जबकि ये माना जा रहा था कि जब हरियाणा में चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में, उसके साथ ही महाराष्ट्र के चुनाव होंगे, लेकिन उस वक्त यहाँ के चुनाव की तारीखों को डिले करवाया। उस वक्त भी ये खबरें चली कि बीजेपी ये मानकर चल रही है कि महाराष्ट्र में उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, समय लेना चाहती है, लेकिन समय लेकर भी स्थितियां अच्छी नहीं हुई। और अभी भी देवेंद्र फडणवीस यही कह रहे हैं कि बीजेपी अपने बलबूते नहीं जीत सकती और इससे एनडीए में एक बार फिर जो सहयोगी दल है उनमें टेंशन बढ़ गया है और इसीलिए अब वो अपना जो वर्चस्व है उसको कायम रखने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखना होगा बीजेपी में जो ये खलबली मची हुई है या एनडीए में जो महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक बवाल मचा हुआ है, इसे बीजेपी शांत कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या अचानक से महाराष्ट्र चुनाव से पहले और झारखंड चुनाव से पहले जो बिहार में जो बवाल मच गया है, इसका असर इन चुनावों पर कितना होगा, इसको बीजेपी संभाल पाएगी या नहीं संभाल पाएगी, इस पर सभी की निगाहें अभी टिकी हुई हैं। खैर नतीजे जब 23 नवंबर को आएंगे तब ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी जीत पाई नहीं जीत पाई, या फिर वो ये जो पेच फंसा हुआ है, जो उसने इतने सारे दलों को साथ लेकर सरकार तो बना ली देश में, लेकिन ये उसे संभालना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो इसको कैसे संभाल पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल अगर एनडीए अभी फिलहाल हम बिहार की बात करें तो ये देखने को है कि क्या ऐसा तो नहीं कि विधानसभा पहले ही भंग करवा दी जाएगी। तो ये बहुत सवाल है यहाँ पर, इस पर चर्चा हम करते रहेंगे, लगातार आपको अपडेट हम देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीवी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत और मेरे साथ अमलेंदु जी को भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।